नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमारा बिहार का सीरीज़ प्रारंभ हुआ था, जिसमें पहली क्लास में हमने पूरे बिहार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, साधारण जानकारी यानी कि बिहार के जीके उसे कह सकते हैं, उसके बारे में हमने वहां पर देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बिहार का इतिहास। और इतिहास को देखें तो प्राचीन बिहार का इतिहास, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो भी इतिहास है, इतिहास को हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में विभाजित करके पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा भारत के संदर्भ में हम इसको देखते हुए चलेंगे। जैसे कि प्राचीन बिहार के इतिहास में अगर सिलेबस देखें बिहार से संबंधित, तो यहाँ पर क्या क्या करना है देखते हैं। बिहार से संबंधित जो सिलेबस है, इसमें पषाण काल करना है। पषाण काल के अंतर्गत देखें तो पूरा पषाण काल, मध्य पषाण काल, नव पषाण काल, ताम्र पषाण काल, ये यहाँ पर करने हैं। पूरा पषाण काल को भी देखें तो उसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। निम्न पूरा पषाण काल, मध्य पूरा पषाण काल और उच्च पूरा पषाण काल। ये जो समय काल है, उनके हथियारों में परिवर्तन के आधार पर इस समय काल को विभाजित किया गया है। यानी कि सबसे पहला काल कौन सा? निम्न पूरा पषाण काल। इस समय काल में जो इनके हथियार है, बड़े बड़े पत्थरों के हथियार हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जब हम मध्य पूरा पषाण काल में, तो इनके हथियार धीरे धीरे छोटे होते हैं। ठीक है, नुकीले होते हैं। और हम उच्च पूरा पषाण में जाए तो वहां पर इनके हथियार जो होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। माइक्रोलिथ्स प्रकार के हथियार ये लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो पूरा पषाण काल के अंतर्गत पषाण काल के अंतर्गत पूरा पषाण काल, मध्य पषाण काल, नव पषाण काल एवं ताम्र पषाण काल। ताम्र पषाण काल वैसे समय काल जब तांबे के साथ साथ पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग मनुष्य के द्वारा करना प्रारंभ किया जाता है, वैसे समय काल को हम ताम्र पषाण काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वैदिक काल को भी हम 2 पार्ट में विभाजित करके पढ़ते हैं, पहला ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के समय काल में देखें तो जो भी आर्य लोग हैं, वो सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि सिंधु जो नदी है उसके आसपास की जो भी क्षेत्र है, उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और उस समय काल पर यानी कि ऋग्वैदिक काल में देखें तो उस समय काल पर वो लोग वहीं पर स्थित रहे। उत्तर वैदिक काल में ये लोग धीरे धीरे गंगा यमुना जो दोआब है, वहां पर ये धीरे धीरे स्थानांतरित होते हैं और यहां पर आकर इनके द्वारा जंगलों की कटाई की जाती है और कृषि प्रारंभ किया जाता है। तो इस समय काल से संबंधित बिहार का इतिहास है, तो उसको हम यहां पर देखेंगे। फिर आगे देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल को देखें तो मौर्य काल पूरे भारत के इतिहास में पढ़ना है और जिसका मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो बिहार ही रहा है। ठीक है, तो इस संदर्भ में मौर्य काल को हम यहां पर थोड़ा डिटेल में करेंगे। फिर महाजनपद काल देखेंगे। भारत में 16 महाजनपदों का यहां पर निर्माण होता है। ठीक है, और उसमें से देखें तो 3 महाजनपद बिहार में है, तो उस संदर्भ में हम बिहार में उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार के सिलेबस में हमें इतना चीज करना है: पषाण काल, वैदिक काल, मौर्य काल और महाजनपद काल। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में पषाण काल पढ़ना है। ठीक है, पषाण काल के बाद इन्हीं में जो ये हमारा नव पषाण काल है, नव पषाण काल में क्या होता है कि पहले पूरा पषाण काल, मध्य पषाण काल में मनुष्य धीरे धीरे पत्थरों का प्रयोग करते हैं। पहले बड़े पत्थर, फिर धीरे धीरे करते करते क्या होता है, छोटे पत्थरों का वो लोग प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं। इनके औजार थोड़े नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं। परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, जमीनों को खोदना प्रारंभ करते हैं और साथ ही जंगलों को काटना प्रारंभ करते हैं। और खोदना जब प्रारंभ होता है, इसी के साथ यहाँ पर कृषि भी प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर कृषि कार्य प्रारंभ होता है और कृषि कार्य के साथ ही यहाँ पर धीरे धीरे अवशेष बचते हैं। अवशेष बचने के माध्यम से जो सभी लोग हमेशा भोजन के तलाश में भटकते रहते हैं, ठीक है, अवशेष बचने के साथ ही वो लोग फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के साथ ही यहाँ पर शिल्प का निर्माण होता है। शिल्प के निर्माण से यहाँ पर व्यापार वाणिज्य होता है और व्यापार वाणिज्य के साथ ही एक नए नगर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखने को मिलता है। अगर उसको देखें तो वो भारत के इतिहास में पढ़ना है, ना कि बिहार के इतिहास में, क्योंकि उसका विस्तार देखें तो उसका विस्तार उत्तर प्रदेश, गुजरात, ठीक है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही रहता है, बिहार तक नहीं आता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में हमें बिहार में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़नी, यहां पर हम पढ़ेंगे मौर्य काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका पतन होता है। पतन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर थियरी दी गई है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें कहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं देखने। फिर आगे आता है यहाँ पर वैदिक काल और वैदिक काल में हम यहाँ पर उत्तर वैदिक काल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मौर्य काल, ठीक है, फिर महाजनपद काल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बिहार के इतिहास की बात करें तो इतिहास
पढ़ने से पहले हमें स्रोतों के बारे में पता होना चाहिए कि इतिहास हम कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास की बात करें तो वहाँ पर भी साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। अगर बिहार के संदर्भ में भी देखें तो यहाँ पर भी इसके इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है और यात्रा वृत्तांत भी उपलब्ध है। यानी कि जब भी कोई विदेशी यात्री यहाँ पर आता है, जो भी समय काल यहाँ व्यतीत करता है, साथ ही उसके द्वारा जो भी वृत्तांत लिखा जाता है उसे ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो इसके आधार पर हम बिहार के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखें तो शतपथ ब्राह्मण है, हमारा पुराण है, ठीक है, रामायण है, महाभारत है, इन सब से भी हमें बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ता है, बिहार के इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथों से संबंधित देखें तो इसमें अंगुत्तर निकाय है, दिघ निकाय है, विनय पिटक है, इन सब से भी बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही जैन धर्म से संबंधित अगर किसी ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र है, वहां से भी हम बिहार के इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें ये क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पाषाणकालीन बिहार का इतिहास। हम इस क्लास में जो भी पढ़ने वाले, जो भी हम क्लासेस करेंगे वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यानी कि हमारी फिक्स नहीं है कि ये घंटे की क्लास है तो ये घंटे ही क्लास होगी। वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी और प्रतिदिन किसके आधार पर, टाइम के आधार पर नहीं, टॉपिक के आधार पर। यानी कि एक टॉपिक को बनाने में चाहे 5 मिनट लगे या फिर हमारे 50 मिनट लगे, जितना भी समय लगेगा उससे संबंधित जो भी बातें होगी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पाषाणकालीन बिहार का इतिहास, यानी कि पाषाण काल में बिहार का इतिहास कैसा होता है, कहाँ कहाँ से कैसे साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। चलिए इसी के संदर्भ में हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे सिलेबस में देखा वैसे ही हम यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले पाषाण काल। ठीक है, समय काल हमने देखा था। पूरा पाषाण काल का अगर देखें तो प्रारंभ से लेकर 10,000 BC तक के काल को पाषाण काल के अंतर्गत, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल हम यहां पर कितने तक देखेंगे, 10,000 BC तक। ठीक है, 10,000 BC तक के काल को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें भी देखें तो तीन काल में क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न की बात करें तो प्रारंभ से लेकर यहां पर आ जाता है 39,000 BC तक के काल को। ठीक है, मध्य की बात करें तो 39,000 से लेकर 23,000 BC तक के काल को मध्य पूरा पाषाण काल, और उच्च की बात करें तो 23,000 से लेकर 10,000 BC तक के समय काल को उच्च पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें। सबसे पहले पाषाण काल में लोग कैसे थे, तो लोगों की बात करें तो यहाँ पर लोग जो थे यायावरी जीवन व्यतीत करते थे। यायावरी की मतलब कि अपने भोजन के तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह हमेशा भटकते रहते थे। यानी कि इनके अंतर्गत अस्थाई जीवन नहीं था, ये लोग अस्थाई नहीं थे। जहाँ भी भोजन मिलता था वहाँ भोजन के तलाश में हमेशा भटकते रहते थे। भोजनों की बात करें तो यहाँ पर कंदमूल और साथ ही मांस का प्रयोग करते थे भोजन के रूप में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल हमने समझ लिया है कि वैसे समय काल जब मनुष्य सभी कार्यों के लिए केवल पत्थरों पर ही निर्भर था। अब यहां पर इसको पाषाण काल को भी 3 पार्ट में, ठीक है, पाषाण काल को 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल विभाजित किया। पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में औजारों के अकॉर्डिंग विभाजित किया गया है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर जो पत्थर के औजार हैं वो बड़े बड़े हैं, भद्देदार हैं, जिससे अगर देखा जाए तो जो भी शिकार हो रहा है, शिकार करने में यहाँ पर उतनी तेजी नहीं मिल रही जितनी तेजी होनी चाहिए। धीरे धीरे इनका मस्तिष्क विकसित होता है और आगे बढ़कर थोड़े जो इनके औजार हैं उनको छोटे करते हैं और उच्च पूरा पाषाण तक जाते जाते इनके जो औजार हैं माइक्रोलिथ्स हो जाते हैं। माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म प्रकार के औजार हो जाते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो चंद्राकार प्रकार के, आयताकार, वर्गाकार, ठीक है, त्रिकोणाकार, ऐसे भी यहाँ पर औजार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे औजार आने से क्या हुआ कि जो औजार इनकी जो पहले भद्देदार थी तेज हो जाती है, और तेज होने के साथ ही यहाँ पर शिकार तेजी से होना, जहाँ पर बड़े औजारों से केवल बड़े बड़े जो जानवर थे उनका शिकार हो पाता था, छोटे औजारों से
छोटे शिकार भी यहाँ पर होने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही उनमें धार होने की वजह से कृषि कार्य भी धीरे धीरे प्रारंभ होता है, जो यहाँ पर आकर देखेंगे। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को देखें तो इससे संबंधित जो बिहार में स्थान है वो स्थान है हमारा रजरप्पा जो हजारीबाग में है, संजय घाटी के आसपास यानी कि सिंह भूमि में है, जेठियन जो गया में है, और यहाँ पर मुंगेर, ये जो जगह है यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं स्थान में रजरप्पा संजय घाटी के आसपास, जेठियन जो गया में है, और मुंगेर जिला, यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और साक्ष्यों के रूप में देखें तो यहाँ पर फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ी आपको पता ही होगा, और फाल क्या है, कुल्हाड़ी को लकड़ी से लगाने के लिए जो ऐसी संरचना मिलती है, ये हमारा हो गया कुल्हाड़ी, और यहाँ पर ऐसी संरचना होती है जिसमें लकड़ी लगाकर हत्था लगाया जाता है, तो इसी को कहा जाता है फाल। तो यहाँ से साक्ष्य के रूप में फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि देखने को मिला है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखिए तो मध्य पाषाण काल का समय काल देखिएगा यहाँ पर 6000 बीसी तक, यानी कि 10,000 बीसी से 6000 बीसी तक के काल को मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पर भी देखें तो स्थान सेम है, और जो भी चीज़ें भी मिली हैं वो भी लगभग समान हैं जो हमारा पूरा पाषाण काल में मिला है। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें तो पशुपालन की अगर बात करें तो इसके आखिरी तक पढ़ने को मिलता है कि नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि प्रारंभ होती है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मध्य पाषाण काल के आखिरी समय काल में ही वहीं से प्रारंभ हो जाता है इसकी अवधारणा। ठीक है, यानी कि पशुपालन और कृषि का कार्य मध्य पाषाण काल में ही प्रारंभ होता है आखिरी में, और वहीं आकर आगे नवपाषाण काल कहलाता है जब बड़े स्तर पर कृषि कार्य और पशुपालन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो कृषि कार्य यहां पर देखें तो मनुष्य कहां था, गुफाओं में रहा करता था। ठीक है, अस्थाई निवास नहीं था, लेकिन नवपाषाण काल में आकर जब यहाँ पर कृषि प्रारंभ हो जाती है तो कृषि प्रारंभ होने के साथ ही इनका जो जीवन है, जीवन क्या हो जाता है, अस्थाई जीवन हो जाता है। क्योंकि कृषि जब भी होती है, कृषि यानी कि एक फसल को उगने में कम से कम मिनिमम, अभी तो देखें तो हाइब्रिड के बहुत सारे आ गए हैं जो 25 दिन 45 दिन इन सभी दिनों में हो जाते हैं, परंतु उस समय काल पर देखें तो मिनिमम अगर हम मान सकते हैं तो मिनिमम 3 से 4 महीने एक फसल को उगने में लगता था। तो ये इतना समय काल लगने पे वो अपने चीज़ों को यानी कि फसलों को उगाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। तो इसी के कारण यहाँ पर इनमें अस्थायी जीवन आता है, यानी कि कृषि कार्य करते हैं और वहीं पर रुककर उसकी देखभाल करते हैं, और जब फसल वहाँ पर हो जाता है तो उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, अस्थायी जीवन के साथ ही ये लोग धीरे धीरे यहाँ पर पशुपालन भी प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर अब भोजन के रूप में जहाँ यहाँ कंदमूल और मांस था, वहीं यहाँ पर खाद्यान्न हो जाता है, और खाद्यान्न के साथ साथ पशुओं से संबंधित जो भी उत्पाद है उन सभी को भी ये लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित जो स्थान है कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं तो उसको देखें तो चिरांद जो सारण जिले में है, चेचर या श्वेतपुर वैशाली जिले में है, सेनवर रोहतास में है, और मनेर पटना में है। इन सभी जगहों से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से, चिरांद, चेचर या श्वेतपुर, सेनवर और मनेर, इन सभी जगहों से नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य के रूप में क्या होगा, सूक्ष्म औजार जिसे माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, सूक्ष्म औजार व हथियार यानी कि छोटे छोटे औजार और हथियार, और इन्हीं हथियारों के माध्यम से ही क्या हुआ, यहाँ पर कृषि कार्य प्रारंभ हो सका। यानी कि जब बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थरों से हम मिट्टी को खोद नहीं सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर जब छोटे छोटे हथियार बन जाते हैं, औजार बन जाते हैं, तो मिट्टी को आसानी से खोदा जा सकता है और कृषि कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नवपाषाण काल का समय काल तो भारत के संदर्भ में 6000 बीसी के काल है। ठीक है, भारत के संदर्भ में नवपाषाण काल यहाँ से प्रारंभ माना जाता है, परंतु नवपाषाण काल संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं आता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय काल में नवपाषाण काल देखने को मिलता है। इस संदर्भ में अगर भारत को देखें तो भारत में बिहार में नवपाषाण काल को देखें तो इस संदर्भ में हमारा जो समय काल होगा 2500 से लेकर 2000 बीसी के आसपास नवपाषाण काल यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो समय काल क्या हो जाएगा नवपाषाण काल का, 2500 या 2000 बीसी के आसपास।
ठीक है। इस समय काल पर बिहार में नवपाषाण काल देखने को मिलता है और औजारों के रूप में सूक्ष्म औजार व हथियार देखने को मिलता है साक्ष्य के रूप में। उसके बाद हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का समय काल देखें भारत के संदर्भ में तो 2800 से लेकर 700 बीसी तक के समय काल को देखते हैं। और ताम्रपाषाण काल वैसा समय काल है जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ यहाँ पर तांबे का प्रयोग यानी कि धातुओं का प्रयोग प्रारंभ करता है और धातु के रूप में पहला तांबा है, सबको पता ही होगा। तो यहाँ तांबा और पसाड़ दो शब्दों को मिलाकर ताम्रपाषाण काल कहा गया। तो वैसे समय काल जब मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबों का भी प्रयोग करना प्रारंभ करता है, ताम्रपाषाण काल कहलाता है। और बिहार के संदर्भ में देखें तो ये लगभग 1000 या 900 बीसी के आसपास के समय काल में ताम्रपाषाण देखने को मिलता है। इससे संबंधित स्थान की बात करें तो स्थानों में हमारा है चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ताराडीह, राजगीर, समस्तीपुर, सासाराम, भागलपुर आदि इन सभी जगहों से ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य देखने को मिलता है। नवपाषाण काल का बात देखें तो यहाँ पर जो खाद्यान्न उत्पादित होता है उसको रखने के लिए यहाँ पर बर्तनों का भी बनाना प्रारंभ होता है। बर्तन भी लोग बनाते हैं जिसे मृदभांड कहा जाता है और इन्हें पकाते भी हैं। आगे चलकर ताम्रपाषाण काल में क्या होता है कि उन पर धीरे धीरे ये लोग उसको अच्छा लगने के लिए कलरिंग भी करने लगते हैं। तो कलरिंग में देखें तो यहाँ पर लाल चमकीले मृदभांड और काले चमकीले मृदभांड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बिहार में देखें तो चिरांद और बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण देखने को मिले हैं। तो ये भी एक फैक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि चिरांद एवं बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण भी देखने को मिला है। ठीक है, तो पाषाण काल से संबंधित हमारी इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो यहाँ से आने वाले प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।